हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। व्हेनेवर the element of nitrogen family reacted with oxygen it is converted into its oxide form. There are lots of oxide like N2O3 is the oxide of nitrogen, P4O6, AS4O6, SB4O6 and Bi2O3। तो ये सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे ही तो लिखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इन सबके जो ऑक्साइड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि नाइट्रोजन जो है और इसके रिगार्डिंग जो एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों जो एलिमेंट है जब भी आपस में कंबाइन होंगे तो ये बहुत ही इजीली पी पाई बॉन्डिंग करते हैं। ओके, यानी इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, जबकि अदर जो एलिमेंट्स हैं वो डी पाई बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, पी पाई बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। इसके पास नाइट्रोजन जो है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, ऑक्सीजन भी इसके कंपेरेबल साइज का होता है। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो भी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे या जिस भी तरीके के बॉन्ड बनेंगे वो सिर्फ जो पी ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बनेंगे। जबकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इन एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, जो बहुत ही इजीली डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑक्सीजन तो हमेशा अपना पी पाई जो ऑर्बिटल होगा उसे ही इन्वॉल्व करेगा, नाइट्रोजन भी पी पाई ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन इसके नाइट्रोजन के अलावा अगर इस फैमिली का कोई भी दूसरा एलिमेंट है तो वो डी पाई जो बॉन्डिंग है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, उसको पार्टिसिपेट करवा सकता है। तो यहाँ पर इन जर्नल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, कभी भी जब भी आप लेके चलेंगे इस कंसेप्ट को, ये यूनिवर्सल रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड लिए हैं आपने तो वो हमेशा कैसे नेचर के रहेंगे, एसिडिक नेचर के रहेंगे। अगर आपने मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स लिए हैं तो वो हमेशा कैसे नेचर के रहेंगे, एम्फोटेरिक नेचर के रहेंगे। अगर आपने ऑक्साइड्स लिए हैं मेटल्स के तो वो कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। यहाँ पर जो हम ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं जब आपके एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखिए, जब हमने स्टार्टिंग के अंदर क्लासिफिकेशन किया था इन एलिमेंट्स का, उस टाइम के ऊपर बताया था कि कौन से एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कौन सा नॉन मेटेलिक है, कौन सा मेटेलिक है। तो ये कह रहा है अगर किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर का होगा हमेशा, अगर मेटलॉइड्स का है तो वो एम्फोटेरिक नेचर का रहेगा, और अगर मेटल का है तो वो बेसिक नेचर का रहेगा। इट मीन्स सबसे इजीएस्ट चीज़ क्या है इसके अंदर वो मैं आपको बता दूं। जब आपको बताया गया था, हमने लिखा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के दो जो एलिमेंट होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक। तो इनके ऑक्साइड भी कैसे हैं, नॉन मेटेलिक। जो इनके ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ओके, क्योंकि नॉन मेटल के हमेशा जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। फिर आर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये कैसे नेचर के हैं, ये मेटेलॉइड हैं, मेटेलॉइड्स हैं। तो मेटेलॉइड के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक हो गया। और जो बिस्मिथ है ये कैसा है, ये मेटेलिक है, मेटल है, तो इसका ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ओके, क्लियर है। इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को आप ध्यान में रखें। ये जब ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे तो इनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं कि विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख दी है, आप भी नोट कर ले, इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर, और अपने नोट्स के अंदर ये बात इंक्लूड करें, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके अलावा ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, अगर मान लो एक ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड दे दिए बहुत सारे टाइप के, या फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स दे दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट मोर एसिडिक इज द ऑक्साइड। एक्चुअली जो कंसेप्ट मैं बता रही हूँ वैसे नीचे वाले का है, अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के आपने बहुत सारे ऑक्साइड्स लिए हुए हैं तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट मोर इज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हाई होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखिए, हमने सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं वो किसके ले रखे हैं, नाइट्रोजन के ले रखे हैं। इसमें स्टार्टिंग के जो दो ऑक्साइड हैं, इसे तो लाफिंग गैस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है लगभग। ओके, और यहाँ पर हर एक के अंदर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ले, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा
हाईएस्ट होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो बात आती है ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वहां पर आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस ऑक्साइड का मोर एसिडिक करेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट बताए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी ऑक्साइड का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर एम्फोटेरिक नेचर का होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपका ऑक्साइड्स है उसके अंदर इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे हैलाइड्स के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली के जो हैलाइड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, देन हम हैलाइड्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो हैलाइड से आप क्या समझते हैं, जब भी नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट जो है वो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो उस टाइम के ऊपर जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो जितने भी हैलाइड्स पढ़ेंगे वो नाइट्रोजन फैमिली के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, हैलाइड्स पढ़ेंगे यहाँ पर। और हैलाइड्स के लिए हम जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसका एक्स कंसीडर कर लेते हैं। एक्स मीन्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इनमें से किसी भी एलिमेंट को आप पुट कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन है ये NF3, NCl3 इस तरीके के कंपाउंड बनाएगा। फॉस्फोरस जो है वो PF3, PCl3 इस तरीके के कंपाउंड बना सकता है। यहाँ पर एक जो मेन बात है वो आपको बता दें कि ट्राई हैलाइड जो है वो सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, सारे के सारे जो हैं ये ट्राई हैलाइड्स बहुत ही इजीली बना लेते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के सारे शो करते हैं और इनके लिए ट्राई हैलाइड में कन्वर्ट हो जाना कोई भी टफ गोइंग टास्क नहीं है। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट करती है ओवर द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो लोअर एलिमेंट है वो तो सिर्फ ट्राईहैलाइड ही बनाएंगे, पेंटाहैलाइड बहुत ही कम बनाने के चांसेस होते हैं, बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो अपर एलिमेंट्स है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी आ जाते हैं। इट मीन्स क्या है कि ये ट्राईहैलाइड तो बना ही बना रहा है, साथ में पेंटाहैलाइड भी बना सकता है, जैसे PF5, PCl5 इस तरीके के। तो यानी 2 तरीके के हैलाइड बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ट्राईहैलाइड, ओके, और दूसरा कौन सा होगा, पेंटाहैलाइड। जो नाइट्रोजन है वैसे तो सारे एलिमेंट बना सकते हैं, ट्राईहैलाइड भी और पेंटाहैलाइड भी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन एक्सेप्शन रहेगा। नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, सिर्फ ट्राईहैलाइड ही बनाएगा जो नाइट्रोजन है। किस रीजन की वजह से, इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन जो होता है इसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से ये 3 से ज़्यादा जो एलिमेंट है उन्हें ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, 5 जो एटम है उनसे सराउंडेड नहीं रहेगा। तो ये कभी भी पेंटाहैलाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, ट्राईहैलाइड में ही रहेगा। अब देखिए हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, जैसे देखिए NF3 लेके चलते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, NH3 जैसे बनाया था ना, हाइड्राइड बनाया था, सेम वैसे ही बनाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने बनाया है NF3। अब देखिए इसी तरीके से क्या बना सकते हैं हम, PF3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो जो इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक जो बॉन्ड होता है उसकी मेकिंग के लिए हमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन का है और एक फ्लोरीन का है, दोनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा इस तरीके से। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो फ्लोरीन क्या कर रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो अपनी तरफ उससे शिफ्ट करवा लेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में ज्यादा नहीं हो पा रही है। अगर नाइट्रोजन की सराउंडिंग में ज्यादा नहीं है क्योंकि ये तो फार अवे चला गया ना, फ्लोरीन की साइड मूव कर गए, तो नाइट्रोजन की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है, जिस रीजन की वजह से इनके बीच में रिपल्शन नहीं होता है। रिपल्शन नहीं होगा तो जो बॉन्ड एंगल है इन बिटवीन फ्लोरीन वो बहुत ही कम रहेगा। ये ऑलमोस्ट अबाउट 93.6 डिग्री का रहता है, नियरली अबाउट।
तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो रही है। और रिपल्शन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन की सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज ही नहीं होने दे रहा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखे हुए है। ओके, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ में, उनके जो बॉन्ड एंगल है वो उतना ही कम रहेगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच रहेगा नाइट्रोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट के साथ में, उनका जो बॉन्ड एंगल है वो उतना ही कम रहेगा। इसका मतलब जो NF3 है इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा। या फिर NF3 कर ले आप, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम है। इससे ज़्यादा किसका रहेगा? PF3 का। इससे ज़्यादा किसका रहेगा? ASF3 का, एंड सो ऑन। ओके, तो जितना बॉन्ड एंगल, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, आप यहाँ पे क्लोरीन कंसीडर करें, यहाँ पे ब्रोमीन कंसीडर करें। अब ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट हो गया ना। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन इससे कम है, और ब्रोमीन इससे कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे कम किस में रहेगा? फ्लोरीन के अंदर ही रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है इसे हम क्या कहते हैं? पायरामिडल ज्योमेट्री। पायरामिडल ज्योमेट्री। जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ पायरामिडल ज्योमेट्री ही शो करता है, दूसरी कोई भी ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं और 1 लोन पेयर रहता है। ये जो है ये तो क्या है? लोन पेयर, ठीक है। और ये 3 जो बॉन्ड बनाए हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? बॉन्ड पेयर। यानी 3 तो बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है? लोन पेयर है। और ये ज्योमेट्री किस तरीके की है? पायरामिडल ज्योमेट्री प्रेजेंट है। इसके अलावा जो दूसरा कंपाउंड हम ले रहे थे कि जो PF3 है, जो फॉस्फोरस है, ये PF3 और PCl3 या फिर PF5 और PCl5 दोनों तरीके के कंपाउंड बना देता है। तो देखिए जब ये PF5 बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, या PCl5 की बना लीजिए, यहाँ पर इस तरीके की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी एक क्लोरीन और यहाँ पर भी। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की रहेगी, यानी 3 बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन के अंदर रहेंगे। और ये दोनों जो बॉन्ड हैं ये एक अबव द प्लेन प्रेजेंट रहेगा और एक बिलो द प्लेन प्रेजेंट रहेगा। तो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये स्लाइटली लार्जर इन लेंथ रहते हैं एज कम्पेयर टू दीज 3। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 120 डिग्री का रहता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। ओके, यानी ये परपेंडिकुलर रहेंगे इन तीनों के, 90 डिग्री का बॉन्ड बनाएंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी। और इनके बीच में 120, इसके बीच में 120, इसके बीच में भी 120। इस तरीके के बॉन्ड एंगल यहाँ पे जनरेट होते हैं। ये जो ज्योमेट्री है किस तरीके की रहती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं इसे? TBP लिख देते हैं। ये आपने पहले पढ़ी हुई होगी। तो यहाँ पर PCl5 जो है इसमें देखिए ये जो स्लाइटली लार्जर इन लेंथ रहते हैं, इन तीनों से जो ये 90 डिग्री पे एक्सियल एंगल जो है ये रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन फील करता है, जिस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो स्लाइटली लार्जर हो जाती है। जबकि ये तीनों जो हैं इन्हें इक्विटोरियल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इक्विटोरियल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ स्लाइटली कम होती है किसके कंपैरिजन में? एक्सियल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ओके, अगर गैसियस स्टेट के अंदर PCl5 प्रेजेंट है तो इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो इस तरीके की रहेगी। अगर इन केस ये प्रेजेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, ओके, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर PCl5 प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट रहता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। इस तरह के कंपोजिशन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। कब? जब ये क्रिस्टलाइन हो। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ऐसे रहेगा, और वेपर फेज के अंदर कैसे रहता है? गैसियस स्टेट के अंदर ये PCl5 के जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है उसे फॉलो कर जाएगा। जबकि यहाँ पर PCl4 एंड PCl6 नेगेटिव, PCl4 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। एक चीज और, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं इन एलिमेंट्स के अंदर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इस तरीके के, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि डाउन द ग्रुप की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मैटर करती है, यानी पायरामिडल ज्योमेट्री को फॉलो करना पसंद करेंगे। रीजन क्या रहेगा इसके पीछे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो यहाँ पर वर्कआउट कर रहा होगा, जिस वजह से जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी, जो इनकी हैलाइड्स हैं वो ट्राई हैलाइड ही बनाएंगे, पेंटा हैलाइड नहीं बनाते हैं। ओके, तो ये इनकी ज्योमेट्रीज थी जो आपने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अलावा जो
जो और एलिमेंट है जैसे फॉस्फोरस के अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी है, ये भी इस तरीके की कन्फर्मेशंस जो हैं इन्हें शो कर देते हैं। ये आप ध्यान में रखें, कई बार पूछ लिया जाता है स्पेशली फेज बता के और उसके बाद पूछते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और आप मतलब या तो ये बताएं या इसके बारे में, मतलब 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखें। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका हैलाइट्स के बारे में। जो रिएक्शंस हैं कुछ एक वो मैंने आपको अभी नहीं बताई, तो जब आप नोट्स बनाएं तो अपनी बुक की हेल्प से उसमें रिएक्शंस ऐड कर लें। बाकी जो मेन कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। रिएक्शन के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है इनऑर्गेनिक के अंदर, वो आपको याद करनी है, तो आप खुद से उन्हें पढ़ें और याद करें।